जय हिंद एवरीवन। सभी लोगों को जय हिंद। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट करके मुझे बताएं मेरी आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं चीज़ों को? दीपक, जय हिंद। मोना, विशाल, जो लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दें कि सब कुछ ठीक है, क्लास की शुरुआत की जाए। कमेंट करें और बताएं। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को गुड इवनिंग। हाँ जी। एक बार कमेंट करके बता दें कि क्या वीडियो ठीक चल रही है, आवाज वगैरह सुनने में कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को? दीपक, मोना, विशाल, आदित्य, गुड़िया, ललिता, जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें एक बार, मैं क्लास की शुरुआत कर दूं। और जो लोग लाइव आ चुके हैं जल्दी से इस वीडियो को जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में पहले शेयर करें, लाइक करें। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स नहीं आ रहे आप लोगों के। क्या मेरी आवाज़ जा नहीं रही है आप लोगों तक? अंकित, अच्छा ठीक है, ऑल क्लियर, ओके ओके। कमेंट के कुछ इश्यूज थे, कमेंट्स तो किया है आप लोगों ने, सब क्लियर है। चलिए ठीक है फिर तब अब हम लोग क्लास की जो है शुरुआत कर देते हैं अपनी। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे हु एंड हुम के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हु और हुम के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। और हमने इसके पहले एक 2.5 घंटे 2 घंटे लगभग 17 मिनट की एक वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। दिव्या, गुड इवनिंग। अब हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो बचे खुचे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे। तो कल तक जितना हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद आज के कॉन्सेप्ट्स पे आऊँगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड who had stolen my car, इंग्लिश नहीं आता सर, कैसे सीखें? चलिए वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे ऐसे ही जैसे पढ़ा रहा हूं। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन माई कार एंड किल्ड मेनी पीपल। अब ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि ये जान सकूं कि कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आपको आज याद है या नहीं, ठीक है। अभी अनुराग अग्रहरी जी आप भी आ गई। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइव आने के बाद लाइक करना ना भूलें, लाइक करने के लिए बोलना ना पड़े। ये अर्चना, गुड इवनिंग। ये एग्जाम्पल गलत है कि सही? जल्दी से कमेंट करके एक बार बताएं। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन माई कार एंड किल्ड मेनी पीपल। तो मैंने तरीका क्या बताया था आपको इसे पहचानने का? पहचानने का तरीका तो बड़ा ही आसान था। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखा है इसमें? आकाश ने कुछ लिखा है, क्या लिखा? प्रचंड सवाल बोला लड़का। हाँ, सवाल तो प्रचंड था। हाँ, मस्त रहिए उत्कर्ष। सभी लोग जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करना ना भूलें। अब देखिए है क्या इसे, इस सेंटेंस को सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया है। आया तो है। अब आप बताइए ये सेंटेंस गलत है या सही? रिलेटिव प्रोनाउन तो आ गया, ठीक है। रॉन्ग है। हाउ टू करेक्ट द गिवन सेंटेंस? क्या इस हु की जगह पे हुम कर देंगे सेंटेंस सही हो जाएगा? ऐसे ही करना है क्या? हु की जगह हुम लगा दे सही हो जाए, कुछ ऐसा करना है, ठीक है। दिव्या, साक्षी, कमेंट करके बताएं हु ही रहेगा या हु की जगह हमें हुम करना है? ये हु रहेगा या हु की जगह हमें हुम करना है? गुड इवनिंग अमित। ऐसे सही करेंगे या कोई और तरीका है? राइट है, चलिए ठीक है। यहां पे ये भी रॉन्ग ही है, सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग। यहां पर हमें हुम की जरूरत नहीं है, रहेगा तो हु ही। मुद्दा ये है कि अगर हमने ये लिखा हुआ है हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये जिसको रिलेट कर रहा है वो या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, वो तुरंत बाद आना चाहिए।
लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो ये वॉज अरेस्टेड लिखा हुआ है ये तो वर्ब है, तो अब इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये वॉज अरेस्टेड हो ही नहीं सकता। अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये वॉज अरेस्टेड नहीं हो सकता तो आखिर वो एंटीसीडेंट है कहाँ? तो आपको पता चलेगा कि वो एंटीसीडेंट यहाँ है। मतलब वो जो रिलेटिव प्रोनाउन हमने वहाँ यूज किया है, हु हैड स्टोलन माई कार एंड किल्ड मेनी पीपल, यानी वो क्रिमिनल जिसने मेरे कार को चुराया था और जिसने कई लोगों को मारा था, वो अरेस्ट किया जा चुका है। यानी इसकी जगह ये जो लिखा हुआ है आपका ये वाला पार्ट वॉज अरेस्टेड, ये गलत जगह लिख दिया गया है। इसकी जगह यहां ना होकर के इस पीपल के बाद होना चाहिए था, यानी ऐसे वॉज अरेस्टेड। यानी ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, द क्रिमिनल who had stolen my car and killed many people was arrested. The criminal who had stolen, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिखा। अभी who सही है अपनी जगह, कैडेट, इंडिया कैडेट, जय हिंद, सभी लोगों को जय हिंद। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है ये अभी समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? हाँ, चलिए नाउन की भी क्लास लगा दी जाएगी, पहले जो चल रहा है वो देखा जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को एग्जाम्पल? जल्दी से कमेंट करके बताएं तो फिर आगे के एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के सामने लाऊं। ये जो लिखा द क्रिमिनल who had stolen my car and killed many people was arrested, क्या कमेंट आया पटेल जी का? द क्रिमिनल who had अरे वो भी तो who had stolen my car and killed many, उल्टा क्यों कर दिया उसको? ठीक है, अब मैं मान गया कि आप लोग पिछली वाली जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है 2.5 घंटे की, उसको आपने रिवीजन किया हुआ है। अब आज के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं जो कि यही रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड हुम से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने 4 एग्जाम्पल लिखूंगा और आपको यह बताना है कि वो चारों एग्जाम्पल गलत है या सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 4 examples, I am going to write 4 examples and you have to answer whether the examples are correct or incorrect. पहला, my friend, comma, who is a doctor works hard। एक एग्जाम्पल ये रहा। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, ध्यान से पढ़िएगा और बताइए गलत है कि सही है सारे। दूसरा, माई फ्रेंड who is a doctor works hard। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर मैं, my mother who is a doctor works hard। Fourth one, my mother who is a doctor works hard। थोड़ा आज हमें कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हो सकता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, तो ध्यान से इनको देखिएगा। हाँ, टाइम्स कोचिंग पे मिलेगा आपको। टाइम्स कोचिंग पे ऑलरेडी मैंने 7 आवर्स की एक वीडियो रखी है, 7 आवर्स 17 मिनट्स कुछ करके है ऐसे, 45 सेकेंड्स की, तो ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल आई हैव रिटन 4 एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड। आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्या कोई गलत है। अगर कोई गलत है तो जल्दी से उसे बता देना है कौन सा गलत है, जल्दी से इसका आंसर करें। और आज और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है आप लोगों को। These are the examples. My friend who is a doctor works hard. My friend who is a, अच्छा इस वाले में कॉमा लगा हुआ है, इस वाले में कॉमा नहीं लगा है, इस वाले में कॉमा लगा है, इस वाले में कॉमा नहीं लगा है। जल्दी से बताएं। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप एडिटोरियल की करते होंगे तो ऐसे कॉमा वाले सेंटेंसेस मिलते होंगे, कई बार कॉमा लगा के मिलते हैं, कई बार कॉमा लगाए बगैर मिलते हैं, कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो कई बार कॉमा लगे होते हैं, कई बार नहीं लगे होते हैं। तो क्या सीन होता है उनका, क्या लॉजिक होता है, मैं आज यहाँ वही डिस्कस करने वाला हूँ। चौथा इसमें रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, और लोग भी आंसर करें, और लोग भी आंसर करें। अर्चना ने तो कह दिया 4th वन इज रॉन्ग। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है।
तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है, दिस इज इनकरेक्ट। अब बात ये आ गई कि आखिर ये वाला एग्जाम्पल इनकरेक्ट क्यों है, आखिर ये एग्जाम्पल इनकरेक्ट क्यों है, बाकी सारे सही क्यों हैं। देखिए है क्या, जब ये कॉमा लगा करके हम लिखते हैं तो ये एक रिलेटिव, ये चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से बनी हुई क्लॉज है, इसलिए इस क्लॉज का नाम हो जाता है रिलेटिव क्लॉज। ध्यान से सुनते रहिएगा सारी बात। और जो कॉमा वाले रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं, जो भी कॉमा वाली रिलेटिव क्लॉजेज, ये कॉमा है यहाँ पे, इसको ऐसे कर दूं, हाँ, कॉमा वाले जो रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं, इन क्लॉजेज का नाम होता है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक है ना। जो कॉमा के साथ क्लॉजेज लिखी जाती हैं वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होती हैं, जबकि यहां पे जो लिखा गया है बिना कॉमा का, हु इज अ डॉक्टर, है तो ये भी रिलेटिव क्लॉज ही, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, लेकिन इस रिलेटिव क्लॉज का नाम होता है डिफाइनिंग क्लॉज, डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक है। एक्चुअल में होता यह है कि ये जो हमने यहाँ पे एक नाउन लिखा, एंड आफ्टर द नाउन वी हैव रिटन रिलेटिव क्लॉज, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड टू कॉमास, इन द सेकेंड सेंटेंस देयर इज नो कॉमा, कोई कॉमा इसमें नहीं है। अब समझना यह है कि डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस क्या होते हैं। मैंने बोला डिफाइनिंग क्लॉज है, डिफाइनिंग क्लॉज यानी किसी को डिफाइन कर रहा है, किसी चीज को आप डिफाइन कब करेंगे, तब न करेंगे। मान लेते हैं 10 लोगों का कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में से आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, डिफाइन करेंगे ना कि यस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो उस पर्सन को बताने के लिए जो क्लॉज यूज करेंगे उसी को यूज करेंगे आप, उसी को बोलेंगे आप डिफाइनिंग क्लॉजेस। उस रिलेटिव क्लॉज को क्या नाम हो जाएगा, डिफाइनिंग क्लॉज। यानी डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब ये निकल गया आपका कि जिस भी पर्सन को हम डिफाइन कर रहे हैं वो है तो अकेला, लेकिन यहां पे होंगे कई लोग, यानी इसका मतलब निकलेगा वन ऑफ मेनी, यानी थे वहां पे कई लोग, उनमें से एक आदमी, मतलब मैंने ये बोला माय फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर, तो इस डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब ये है कि आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल माय फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर। यानी इस सेंटेंस में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई सारे फ्रेंड्स हैं, मैं सारे फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, सारे फ्रेंड्स मेरे हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन उनमें से जो डॉक्टर है सिर्फ वो हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम वो करता है। समझ में आई बात। तो इस वाले सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि फ्रेंड्स कई सारे थे, लेकिन वो वाला फ्रेंड जो डॉक्टर है वो कठिन परिश्रम करता है। ये बात क्लियर। तो ये जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं, इनको हम मतलब छांटते नहीं है किसी में से, हमें पता होता है कि हमारे पास वही पर्सन है, एक ही पर्सन है, यही पर्सन है, इसी पर्सन के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब डिफाइन नहीं किया गया, जो पर्सन है हमें पता है, लेकिन वो उस पर्सन की क्वालिटी क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, अगर इस बात को आप बताना चाहते हैं तो यू विल यूज कॉमास। व्हाट विल यू यूज, यू विल यूज कॉमास। तो इन कॉमास का मतलब ये निकल जाएगा कि वो जो मैंने वहां लिखा हुआ है माय फ्रेंड, यानी कि मेरा एक ही फ्रेंड है, जिस फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं, वही फ्रेंड डॉक्टर है और वही फ्रेंड कठिन परिश्रम करता है। जबकि जो रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं, जो कि डिफाइनिंग होती हैं, इसका मतलब ये होता है बिना कॉमास वाली, कई फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से वो वाला फ्रेंड जो डॉक्टर है वो कठिन परिश्रम करता है। क्या ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया? अंजलि, दीपक, साक्षी, अर्चना, विकास नहीं, आकाश, दिव्या, ललिता, जितने भी लोग हैं, अंकित, जितने भी लोग लाइव हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दें, ये जो मैंने डिफरेंस बताया इन दोनों का, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर, हैव यू गॉट इट? आराम से देखते रहिए, वीडियो रिकॉर्डेड भी पड़ी रहेगी, तो बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगर जब वो लॉजिक आपको समझ में आ गया तो यहाँ भी क्लियर हो गया, यानी कि जब ये कॉमा के साथ लिखा गया है तो इसका मतलब अब ये हो गया है कि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि माँ मेरी वही है, एक ही माँ सबकी होती हैं, उसी माँ के बारे में बताया गया कि मेरी माँ ही डॉक्टर है और मेरी माँ ही कठिन परिश्रम करती हैं। यानी ये वाला सेंटेंस सही है। लेकिन इस वाले सेंटेंस की अगर बात की जाए, जो डिफाइनिंग क्लॉज, तो डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब ये निकल गया कि अब जिस भी पर्सन को हम डिफाइन कर रहे हैं उस तरह के कई पर्सन है। तो आप सबको पता है कि जैसे कि माई मदर आपने बोला, तो माँ सबकी एक ही होती है, पिता सबके एक ही होते हैं। तो जब माँ एक ही होती हैं, पिता सबके एक ही होते हैं, तो उनको कैसे डिफाइन करेंगे आप? हम उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिफाइन देम।
अब इसका मतलब यह निकल गया कि मेरी कई सारी माएँ हैं, लेकिन वो वाली माँ जो माँ डॉक्टर हैं वो कठिन परिश्रम करती है, तो ये तो संभव ही नहीं है। इस वजह से ये एग्जाम्पल गलत निकल गया। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? डिफरेंस है, केस इन अपोजिशन है, नाउन के बारे में बताया जाता है तो वो क्लॉज नहीं होता है। मैंने ऐसे लिख दिया, आपका मान लेते एक सेंटेंस लिख दिया कि राजू कॉमा द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास कॉमा, अब ये आपका बन गया केस इन अपोजिशन। यहाँ तो क्लॉज मैंने यूज किया ना। रिलेटिव क्लॉज अगर आपने यूज किया हुआ है आपका, तो वो क्या वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। अब जब आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर लिया तो क्लॉज हो गया, और वहाँ पे जो आप यूज बता रहे हैं उसको क्या नाम है, अपोजिशन वाला, तो वो जरूरी नहीं है कि क्लॉज ही हो आपका, वो कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है आपका। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अभी जब ये क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि वो एग्जांपल्स गलत हैं कि सही। तो मैंने यहाँ पे दो बातें बताई हैं कि चूंकि WH फैमिली जो होता है वो आपका होता है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना, रिलेटिव क्लॉज बनाता है वो। और रिलेटिव क्लॉजेस को अगर कॉमा के साथ लिखेंगे तो उसी रिलेटिव क्लॉज का नाम हो जाएगा आपका नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, और अगर बिना कॉमा के लिखेंगे तो डिफाइनिंग क्लॉज होगा। तो डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब कि रहेंगे कई लोग, उनमें से उस पर्सन की बात होगी जो क्वालिटी बता करके हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। अब बिना कॉमा के अगर लिख देते हैं आप उसको, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसको हमें पता है कि वो कभी भी सिर्फ एक ही हो सकता है, उसकी संख्या ही सिर्फ एक है, तो वो कभी भी जो है कि डिफाइनिंग क्लॉज में नहीं लिखा जा सकता उसको। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। और बाय अलॉन्ग वे सर, चलिए पटेल जी आ गए। अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल को आप लोग बताएंगे कि वो गलत है कैसे। कई सारे एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा, तो शुरू किया जाए। माय प्रिंसिपल कॉमा who teaches English is honest. My principal who teaches English is honest. अब आगे लिखते हैं दूसरा, My principal who या that teaches English is honest. एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर, My teacher कॉमा who teaches English is honest. एक और एग्जांपल लिखता हूं, My teacher that teaches comma English is honest. एक और एग्जांपल लिखता हूं, My teacher who teaches, आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल गलत है, इज ऑनेस्ट। एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूं यहां पे मैं, माई टीचर दैट, जो गलत है उसका आंसर करते रहिए, टीचेज इंग्लिश इज ऑनेस्ट। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग सभी लोग। क्या इतना कमेंट हो गया ब्रजेश? यार एक बार सही था ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक यादव। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहां लिखे हैं, आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा गलत है। जल्दी से कमेंट बताएं, और बिल्कुल आराम से और इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है। आप भी आराम से बिंदास होकर के बैठ के देखिए। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, जितने कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। अभी से 1 घंटा लगेगा, ठीक। जय हिंद, रूम नंबर 4 से सर। अच्छा कुमार करण, जय हिंद जय हिंद। देर आए दुरुस्त आए। सर आज आप फॉर्मल शर्ट में ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। रे तो रोज आप लोग बोलते हैं, तो मतलब यानी मैं रोज स्मार्ट लगता हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग ब्रजेश, हो गया गुड इवनिंग। कितनी बार करें गुड इवनिंग?
हो गया ब्रजेश, हो गया। अब जब काम डाउन, थोड़ा नॉर्मल हो जाइए। अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल गलत है? मैं इस साइड खड़ा हो जाता हूं, यहां से आप देख पाएंगे मुझे। अब मैं भी आपको, मैं तो नहीं देख पाऊंगा लेकिन आप एग्जाम्पल्स देख पाएंगे, अब मुझे भी देख पाएंगे। कमेंट वाला मेरा स्क्रीन दूर हो जा रहा है। जय हिंद। रूम नंबर कौन सा? रूम नंबर तो लिखा ही नहीं आपने। अच्छा कुमार, रूम नंबर 4 से, समझ गया मैं। आंसर करें। चुप, बिल्कुल चुप। ठीक है, आप अच्छा दूसरा गलत है, ठीक है। अच्छा, नित्या तिवारी भी आ गई। गुड इवनिंग नित्या जी। सर मैं आ गया हूं, बिल्कुल। रोशन राज, आप आ गए हैं एंड मोस्ट वेलकम। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कॉमा के साथ अगर लिखा हुआ है तो इस तरह के क्लॉजेस को हम कहेंगे आपके नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब ये हो गया कि ये पर्सन अकेला है, ठीक है, बिल्कुल अकेला है, और हम उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि मैंने अगर बोला मेरा प्रिंसिपल, तो जो मेरे प्रिंसिपल साहब होंगे वो तो एक ही होंगे, उनकी एक ही पोजीशन होगी, 4 प्रिंसिपल तो मेरे होंगे नहीं, यानी उनका एडिशनल इंफॉर्मेशन। कई बार प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे प्रिंसिपल हैं और वो इंग्लिश को पढ़ाते हैं और वही ऑनेस्ट हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आप हु लगाएं चाहे दैट लगाएं, ये दोनों गलत होगा। देखिए होता क्या है, दैट हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी डिफाइनिंग क्लॉज को बताना हो। डिफाइनिंग क्लॉज को स्ट्रेस देने के लिए लगाते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर मतलब क्लॉज में स्ट्रेस को शो करना चाहते हैं तो वहाँ डिफाइनिंग क्लॉज लगाने की क्लॉज, लेकिन वो क्लॉज क्या होना चाहिए? डिफाइनिंग, तभी तो हम उसको स्ट्रेस करेंगे, तो वहाँ दैट का यूज कर सकते हैं। तो डिफाइनिंग क्लॉज बनाने के लिए कंडीशन भी तो पहले फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने इसको एक डिफाइनिंग क्लॉज बना ही दिया तो इसका मतलब ये निकल जाएगा कि मेरे कई प्रिंसिपल हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे कई प्रिंसिपल तो हो नहीं सकते, तो डिफाइनिंग क्लॉज में अब चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, दोनों गलत हो गया, यानी कि सेंटेंस ही पूरा गलत हो गया। अभी अगर मैं तीसरे सेंटेंस की बात करूं तो कॉमा के साथ आया है, इट मीन्स ये जो रिलेटिव क्लॉज है, इस रिलेटिव क्लॉज का नाम है हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अगर ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है आपका, तो नॉन डिफाइनिंग का मतलब कि मेरे एक ही टीचर है, मतलब जो टीचर है उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो टीचर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया कि मेरे टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं और वही ऑनेस्ट हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि ये जो दैट लिखा हुआ है, ये दैट हम केवल तभी यूज करेंगे जब हमारा क्लॉज नॉन डिफाइनिंग हो। जब हमारा क्लॉज नॉन डिफाइनिंग हो, सॉरी, दैट हम तभी यूज करेंगे जब हमारा क्लॉज सिर्फ डिफाइनिंग हो। डिफाइनिंग क्लॉज को ही दिखाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। यानी क्लॉज अगर हमारा डिफाइनिंग है तो वहां हम दैट भी यूज कर सकते हैं, हु भी यूज कर सकते हैं। अगर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो वहां कभी दैट यूज ही नहीं कर सकते। तो ये कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा लगा हुआ है, तो अगर ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये क्लॉज नॉन डिफाइनिंग है, और नॉन डिफाइनिंग में हम दैट का यूज नहीं करते हैं, दैट का यूज करते हैं सिर्फ डिफाइनिंग में, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। अब आते हैं नीचे वाले में। इस वाले एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए तो हु टीचेज इंग्लिश, तो इसका यह मतलब है कि डिफाइनिंग क्लॉज है। इसका यह मतलब है कि मेरे कई सारे टीचर्स हैं, उनमें से वो वाले टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो ऑनेस्ट हैं, तो ये अपनी जगह सही है क्योंकि डिफाइनिंग क्लॉज है। यहाँ क्या लिखा कि माई टीचर दैट टीचर्स इंग्लिश इज ऑनेस्ट। तो ये जो दैट यूज किया गया, तो मैंने पहले ही लिखाया है कि डिफाइनिंग क्लॉज पे स्ट्रेस करने के लिए हम वहाँ दैट का यूज कर लेते हैं। तो चूंकि मेरे टीचर तो कई हो सकते हैं, उनमें से मैं किसी एक टीचर को डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ क्या बना आपका कि मेरे वो टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो ऑनेस्ट हैं, तो यानी ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ से मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हम हु की जगह पे या हु विच की जगह पे दैट यूज कर लेते हैं, वो गलत नहीं होता, कई बार गलत हो जाता है। तो इसके कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं बहुत सारे, जो कि नॉर्मल है, वो कहीं भी किसी बुक में मिल जाएंगे आपको, जो शायद ना मिलें, मैं उनको आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्हें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली बात आप दिमाग में ये रखिए कि जो दैट हम यूज करते हैं वो डिफाइनिंग क्लॉज में यूज किया जाता है, नॉन डिफाइनिंग में नहीं। तो अगर कोई मान लेते हैं कि कोई ऐसे नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं जिसकी की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगर वो डिफाइनिंग क्लॉज है तब तो आप वहां पे हु भी यूज कर सकते हैं, विच भी, दैट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन डिफाइनिंग है तो नॉन डिफाइनिंग में आपको दैट फैमिली यूज नहीं करना है, हु ही यूज करना है, हु विच हुम जो भी लग जाए वो लगा लीजिए। इस वाले सेंटेंस में हमने डिफाइनिंग क्लॉज लगाया तो,
लेकिन ये डिफाइनिंग क्लॉज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे प्रिंसिपल तो एक ही होंगे। अगर मेरे प्रिंसिपल एक ही हैं तो फिर उन्हें डिफाइन करने की क्या जरूरत है, हम तो उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वहाँ तो डिफाइनिंग क्लॉज ही नहीं संभव है। तो क्या हु और क्या दैट दोनों गलत हो जाएगा। तो ये 1 से 5, 1 से 6 तक के एग्जाम्पल समझ में आए आप लोगों को? सर मेरे तो इंग्लिश एक ही हैं रवि सर। अच्छा, थैंक यू। ये जो मैंने समझाया ये सारी बातें आपके समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं एक बार, ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? कमेंट योर आंसर्स। आया? अब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल और लिखता हूं। ये बातें आपको सीखनी चाहिए, ये चीजें जनरली किताबों में मिलती नहीं हैं। इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। आप करते क्या है कि 10 मिनट 15 मिनट देखते हैं, जब समझ में आता है तो ठीक है, तो समझ में तो वही चीज आएगी जो सबको आ रही है, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों होगा? Why will you be selected? You will not be selected until and unless you are going to do your work. You will have to take your own responsibility. अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसको जरा बताइएगा वो गलत है कि सही है, ठीक है? The cadets who failed the test can take it next week. Can take it next week. सही है, सब क्लियर हो गया गुरुदेव, बहुत सही। एक और एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, द कैडेट्स हु यहां नहीं लगाया, फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट नेक्स्ट वीक। अब आपको यह बताना है इन दोनों में से कौन सा गलत है। 2 एग्जांपल्स हैं, और 2 एग्जांपल लिख देता हूं। तीसरा, द कैडेट्स हु फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट नेक्स्ट वीक एंड मैं और लिख रहा हूं इसमें, सर इसका पीडीएफ मिलेगा इस मैराथन क्लास का। अब इसका कोई पीडीएफ थोड़े, तो जो दिमाग में आ रहा है मैं लिखता जा रहा हूं। इसकी पीडीएफ नहीं बनेगी ना, ये मेरे दिमाग में जो आता जा रहा है लिखता जा रहा हूं, मैंने कहीं टाइप तो करवाया नहीं है। चलिए करवा दूंगा, कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी, मैं आप लोगों को उसको टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आप लोग उसे लगा लेंगे और कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिएगा जिस दिन आप लोग उसे चाहते हैं कि मैं सॉल्व करा दूं, ठीक है? तो एक क्लास और लूंगा इस पे भी, जिसमें सिर्फ हु एंड हुम के ही क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन होगा। और एक और क्या पढ़ाया था कि दैट ऑफ दोज ऑफ, ये सब दिया रहूंगा, कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, लगाइएगा, उनका डिस्कशन करेंगे हम। इसका पीडीएफ मुश्किल है। क्या लिखा है कि द कैडेट्स हु फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट नेक्स्ट वीक एंड दोज who passed it can join the army. एक एग्जांपल और लिखता हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। द कैडेट्स who failed the test can take it next week and those who passed it can join the army। अब ये 4 एग्जाम्पल हैं, बताएं इन चारों में से कौन सा गलत है।
एकदम माहौल में बने रहिए, खोपड़ी यूज करिए। कमेंट आप करें, आपको ये फील होगा जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूं वैसे ही ऑनलाइन भी बन जाएगा। पहला और तीसरा गलत है। आए चले ठीक है, आकांक्षा पांडे, ठीक है, थर्ड वन इज रॉन्ग, हाँ ठीक। चलिए अर्चना का सही है, बाकी सबका गलत है। इसमें सिर्फ तीसरा ही गलत है, इसमें सिर्फ तीसरा ही गलत है और बाकी सारे सही हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैंने ये बताया अगर कॉमा के साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाएगा तो वो बनेगा आपका, मतलब कि इतने देर से जो हम कहानी समझ रहे थे वो इन दोनों को सीखने के लिए उतना सीखना पड़ा था कि जब इतने बड़े सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे तब कैसे पहचानेंगे उनको हम। कुमार करण, गुरुदेव नेटवर्क सही नहीं दे रहा है, बफरिंग बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं प्यारे, आप लोग बहुत प्यारे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, रिकॉर्डेड पड़ी रहेगी वीडियो। तो अगर ये आपका कॉमा के साथ लिखा है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जितने कैडेट्स हैं जो फेल हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कुछ कैडेट्स हमारे पास हैं, जो भी हमारे कैडेट्स हैं वो सारे के सारे फेल वाले कैडेट्स हैं, उन लोगों को बैठाएगा। देखिए इसको ऐसे समझिए आप लोग, मान लेते हैं कि कोई क्लास है, ठीक है ना, इसमें कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, कुछ कैडेट्स हैं, आर्मी वगैरह का एग्जाम हो रहा है या नेवी का या एनडीए का, कैडेट्स बैठे हैं, एग्जाम इनसे कराया गया, सारे के सारे फेल हो गए, सबको एक रूम में बैठाया गया और इन्हीं के बारे में बोला गया था कैडेट्स हु फेल्ड इट। अब आपस में बात करें, कैडेट्स ये वो कैडेट्स हैं हु फेल्ड द टेस्ट कैन टेक इट नेक्स्ट वीक। तो यानी कि सारे के सारे फेल वाले हैं, इसमें पास वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो कैडेट्स तो हमारा हो गया ना, कैडेट्स तो हमारे बहुत सारे हैं। अब हो सकता है इनमें से हमारे कुछ कैडेट्स पास हो, कुछ फेल हो, मान लेते हैं कि ये वाले फेल हैं। तो अब बिना कॉमा वाले क्लॉज का मतलब अब ये है कि द कैडेट्स, मतलब कि बहुत सारे कैडेट्स हैं, उनमें से वो वाले कैडेट डिफाइन कर दिया गया ना, जो लोग फेल हो गए हैं वो लोग इसको अगली बार, मतलब अगले वीक में जो है इसको टेस्ट दोबारा दे सकते हैं, ठीक है ना। ये काम क्लियर हो गया। नाउ वी आर, अच्छा उत्कर्ष ने भी सही आंसर किया है, उत्कर्ष सिंह सही आंसर है आपका। नाउ वी आर गोइंग टॉक अबाउट थर्ड वन। यहाँ पे जो यहाँ तक का सेंटेंस तो सही लिखा गया है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है, वही ऊपर वाला ही लिखा गया है। तो ऐसा क्या हो गया कि वहां पे वो वाला सही था, ये वाला गलत हो गया। तो इसे गलत होने का रीजन था ये जो बाद में सेंटेंस लिखा गया है ये। अब आप एक बात बताएं, अगर मैं क्या लिखा गया सर, आप मेरे आंसर के बाद का यूज किया है, अच्छा ठीक है थर्ड में, चले बढ़िया है बढ़िया है। देखिए अब इसमें क्या किया गया आपका, इसको देखिए, इसका मतलब ये निकल गया कि सारे के सारे फेल वाले बैठे हैं। जब सारे के सारे फेल वाले बैठे हैं तो जो एंड के बाद ये दूसरी बात लिखी गई है इसको तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। ये वाली बात को एंड से इसके साथ जोड़ के कब बोलेंगे, तभी बोलेंगे ना जब हमारे पास ऐसे कैडेट्स बैठे हों जिसमें कि फेल वाले ही बैठे हों और पास वाले ही बैठे हों, और दोनों को मुझे एड्रेस करना हो कि दोज हु पास्ड इट वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड दोज हु फेल्ड इट वो चले जाएं, दोबारा ज्वाइन करें। तो इस वाले में तो सिर्फ फेल वाले ही बैठे हैं, जब इस वाले में सिर्फ फेल वाले ही बैठे हैं तो फिर तो इसको तो मैं कर ही नहीं सकता ना, तब तो फिर ये वाली बात ही गलत हो गई। तो यानी कि ये वाली बात हम तभी बोल पाएंगे जब फेल पास दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हु फेल्ड द टेस्ट, हु फेल्ड द टेस्ट मतलब कि फेल पास दोनों बैठे हैं, अब उनमें से वो लोग दे सकते हैं और जो लोग पास हो गए हैं यानी कि एंड दोज हु पास्ड इट, जो लोग पास हो गए हैं वो लोग क्या है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? पहले का हिंदी बिल्कुल सही निकल रहा था मुझसे, बहुत सही। हाँ। तो ये समझ में आ गया कि नहीं सारे? जल्दी से अगर समझ में आ गया तो बताइए, कुछ दूसरे एग्जाम्पल पे आऊं मैं। अब बहुत टाइप है, अभी पढ़ लेते हैं खूब कायदे से इसको। तो दोबारा से अगर ऑफलाइन में कोई मुझसे पूछे कि सर ये वाला टॉपिक का क्या सीन है, तो बस उसको ये बताना रहे कि भाई यही वाला वीडियो है और इसी को पूरा देख मारो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद अभिषेक, जय हिंद। अब मैं इसे मिटा देता हूं, चलिए। और एक बात और क्लियर हो गई है कि ऑफलाइन क्लास में बच्चों की डिमांड पे कोई टॉपिक नहीं चलाना है, अपने हिसाब से ही पढ़ाना है। और मैं बता दे रहा हूं, कोई दोबारा ऑफलाइन में मुझे बोलेगा नहीं कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये हम पढ़ेंगे। अभी वही पढ़ना होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं इसे। अब मैं एक एग्जांपल यहां लिखता हूं, उसे बताइएगा कि वो गलत है कि सही। पहला,
हाँ, एक काम हो सकता है कि जो आप लोग, मैं जो यहाँ लिखा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको नोट कर लें कहीं एग्जाम्पल सारे, और वो नोट करके अपना वो नोटबुक दे दें, तो उसको मैं टाइप करवा करके पीडीएफ बना के दे सकता हूँ। तो आप नोट कर लीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा, मैं टाइप करवा लूंगा उसे। हाँ, चलिए, अब जो डाउट रह गया उसको देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो को। वहां पे आगे देखिए, इट वॉज अ गुड opportunity. It was a good opportunity, but which I lost. मजा नहीं आ रहा इसमें। We lost. अब ये एक एग्जाम्पल है, जरा इसको कमेंट करके बताएं ये गलत है कि सही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे जल्दी से बताएं कमेंट करके कि ये एग्जाम्पल गलत है या सही। क्या करना है इसमें? Comment your answers. It was a good opportunity, but which we lost. वो फुल स्टॉप भी लगाया है वहां। फुल स्टॉप नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा मोटा कर दूं इसे। हाँ, अब बताएं क्या होगा? लैपटॉप खराब हो गया था, नहीं तो मैं ही कर देता, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। अच्छा, ठीक है। वेस्ट लगता भी नहीं है कि हम सब ऑनलाइन क्लास करते हैं। अच्छा, लगता है जैसे हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपको ऐसा फील हो रहा है। ये इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट विच आई लॉस्ट, ये रॉन्ग है ना? हाँ, देखिए कैसे रॉन्ग है, मैं अभी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, समझें आप लोग ध्यान से। है क्या? ये जो बट है, दिस इज अ कंजंक्शन, ठीक है? और जो ये विच है, दिस इज relative pronoun, and if it is a relative pronoun it will be both conjunction and pronoun, दोनों का काम करेगा। तो दिस इज अ कंजंक्शन एंड दिस इज बोथ कंजंक्शन एंड प्रोनाउन। तो अब इसे अगर हम कंजंक्शन मान लें, दो कंजंक्शन तो एक साथ यहाँ आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि क्लॉज हमारे पास दो ही है, यानी इन दोनों को आपने जो एक साथ यूज किया है यही गलत है। अब इस सेंटेंस को सही करने का तरीका या तो बट से बना दें या तो आप इसको विच से बना दें। मान लीजिए मैंने इसे ऐसे लिखा, अगर इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक एग्जाम्पल ये रहा, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, कॉमा, बट वी, उसको मिटा दूं मैं, थोड़ा साफ हो जाएगा ना उससे, बट वी लॉस्ट। अगर हम इतना लिखेंगे तब भी ये सेंटेंस गलत है, इसलिए क्योंकि अगर ये कंजंक्शन हमने यहां यूज कर लिया है, ये सब्जेक्ट यूज कर लिया है, तो लॉस्ट, तो लॉस्ट जो होता है, लूज जो होता है, दैट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो हम इसको बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं कि उसको इससे रिलेट कर दिया तो काम हो गया बिना लगाए भी। कंजंक्शन है सिर्फ, तो हमें इसको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। वास्तव में इसका ऑब्जेक्ट है क्या? ये अपॉर्चुनिटी ही है, जो कि सिंगुलर है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे अ लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमें इट भी लगाना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्ट तब जाके सही होगा। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है सही करने का इससे, कि अगर आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन से ही बनाना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी के बाद वो रिलेटिव प्रोनाउन लगा दीजिए विच, फिर यहाँ लगा दीजिए वी, फिर यहाँ लगा दीजिए लॉस्ट, फिर यहाँ लगा दीजिए इट। अब इस वाले में अगर ये इट लगा देंगे, ये तब गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका कहीं ना कहीं कोई एंटीसीडेंट तो आएगा, तो इसका एंटीसीडेंट हो गया ये अपॉर्चुनिटी। अब इस एंटीसीडेंट को हम रिलेट करेंगे इस आगे आने वाले वर्ब से। क्यों रिलेट करेंगे? क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए यूज ही करते हैं ताकि उसके एंटीसीडेंट के बारे में आगे कुछ बता सकें, तो वर्ब तो आएगा ही। अब ये इस वर्ब के लिए या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, तो आप देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट तो आ चुका है, यानी एक बात तो तय हो गया कि दैट वुड नॉट बी द सब्जेक्ट नाउ, दैट वुड बी द ऑब्जेक्ट। तो अगर
इसका इसका ऑब्जेक्ट जब वहां आ ही चुका है, जिसको कि इस रिलेटिव प्रोनाउन से हम रिलेट करके लिख दिए हैं, तो फिर इस इट की यहां पे जरूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशंस आपके समझ में आए कि नहीं? सेंटेंस के अकॉर्डिंग या तो बट या तो विच, बिल्कुल सही। ये जो मैंने बताया अभी, ये समझ में आया कि नहीं? कमेंट योर आंसर्स, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये जो बात है ये समझ में आया कि नहीं? आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, उसे आप लोग पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि उनमें से कौन सा एग्जाम्पल गलत है और कौन सा एग्जाम्पल सही है। चलिए ठीक है भैया, देख लेते हैं। पहला, वी हैव सॉल्व्ड the questions which he asked us। ये रहा पहला एग्जाम्पल, which he asked us। मैं कहा था, सही हो गया, बहुत सही सर, समझ में आ गया। चलिए और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसको बताइएगा आप लोग। We have read the story। दूसरा, we have read the story which you told him। We have read the story which you told him। ठीक है, एक रहा ये, आपको बताना है ये सेंटेंसेस गलत हैं या सही। अगर ये गलत हैं तो सही कैसे होंगे ये भी बताना है। राजू हैज स्टोलन द कार Raju has stolen the car which Raju has stolen the car which you bought him। So ये तीन एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं और आप इसे कमेंट करें और जल्दी से बताएं कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है, समय लें, इसका आंसर करें जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर करें और बताएं कौन सा गलत है। कमेंट योर आंसर्स। कमेंट योर आंसर्स। तीन एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3। तीनों गलत हैं। चलिए ठीक है, सही कैसे होगा अर्चना? अगर ये तीनों गलत हैं तो ये सही कैसे होगा? अभी कल वाली क्लास एक बात तो तय हो गई, कल वाली क्लास ज्यादातर बच्चे पढ़े नहीं है, इसलिए उनकी खोपड़ी में बात जा नहीं रही है। राजू हैज स्टोलन द कार विच यू बॉट हिम। तीनों में से गलत है तो ठीक है, अच्छी बात है। कैसे सही होगा ये भी बता दीजिए, इसे कैसे सही करना है ये भी बता दीजिए फिर। कमेंट योर आंसर। चलिए ठीक है। अच्छा, मोहन ने बोल दिया चारों सही है, तीनों सही है। चलिए अच्छी बात है, तीनों सही है। तो मैं आपके आंसर्स देखना चाह रहा हूं कि आप इन तीनों के लिए क्या आंसर दे रहे हैं। दिव्या ने कहा ऑल करेक्ट, अच्छी बात है भाई, ऑल करेक्ट है। तो जिन्होंने ऑल करेक्ट कहा है उनकी तो बात ही अलग है, जिन्होंने इसे इनकरेक्ट कहा है मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये सही कैसे होगा। फिर गलत है तो कुछ तो गलत देखा होगा। प्रेपोजिशन यूज होगा आज, टोल्ड और बॉट के बाद। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा लगा मुझे।
देखिए एक वर्ड है आपका आस्क, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, आस्क समबडी समथिंग, ठीक है। कभी कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था, कल ही वाली क्लास में, भूल गए आज आप लोग? हाँ, होम वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत सही बहुत सही, सही आंसर है। एक मैंने लिखा टेल समबडी समथिंग, एक मैंने लिख दिया यहाँ पे बाई समबडी समथिंग, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, कल ही पढ़ा था डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आस्क समथिंग टू समबडी, समथिंग है, अब ये प्रेपोजिशन है और ये बन जाएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। वैसे यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये टेल समथिंग टू समबडी, ध्यान देना है। वैसे यहां पे बाय समथिंग फॉर समबडी, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद होंगी। अब हमें समझने वाली बात यह है कि यहां पे आप देखेंगे कि ये विच जो यूज हुआ है दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। यहां वाला भी जो विच दिया गया है दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन, और जो ये वाला विच है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्लियर है? अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो कहीं ना कहीं इसका एंटीसीडेंट आया होगा जो कि यहां आया है, इसका भी एक एंटीसीडेंट है जो कि यहां आया है, इसका भी एक एंटीसीडेंट है जो कि यहां आया है, ठीक है। अब ये एंटीसीडेंट जो हमने यूज किया हुआ है इसको रिलेट किया जाएगा आगे आने वाले वर्ब से। अब इस आगे आने वाले वर्ब के लिए ये एंटीसीडेंट्स या तो सब्जेक्ट होंगे या तो ऑब्जेक्ट होंगे। अब हम देख रहे हैं कि इन वर्ब्स के सब्जेक्ट ऑलरेडी दिए गए हैं, इन वर्ब्स के सब्जेक्ट ऑलरेडी दिए गए हैं। यहां पर अगर इन वर्ब्स के सब्जेक्ट्स यहां दे दिए गए हैं तो एक बात तो तय है कि अब जो ये एंटीसीडेंट हमने यहां पे लिखा है ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, इट मस्ट बी द ऑब्जेक्ट। अब एक बात तो तय हो गया कि इस आस्क्ड का ऑब्जेक्ट हो गया वो, क्योंकि हमने यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। यानी ये जो देखने में आपको लग रहा है कि यूज किया गया है ये वाला, लेकिन एक्चुअल में वो वैसा है नहीं। यहां पर जो हमने इसको यूज किया हुआ है वो ये वाला नहीं यूज किया गया है, वो ये वाला यूज किया गया है। कैसे पता? क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है तो एंटीसीडेंट को हमको इसके वर्ब से जोड़ना पड़ेगा, और अगर हमें इसको जोड़ना पड़ेगा तो वही बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आए देखिए, तो अब इसका मतलब कि इसके आगे ये ऑब्जेक्ट भले यहां नहीं लिखा है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा कि यहीं लिखा हुआ है। तो अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं तो माना जाएगा कि अब ये ऑब्जेक्ट्स तो आ गए, इनके समथिंग वाला बन गया, तो जिसके जो ये प्रेपोजिशंस वहां से गायब है वही वहां लगा देना है। तो यहां बनना चाहिए था टू, यहां होना चाहिए था टू, और यहां होना चाहिए था फॉर। क्या ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया अभी समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए। अरे क्या दर्द कर रहा है भाई? दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी? अच्छा ठीक है। ये जो मैंने समझाया कि वहां पे टू, दूसरे वाले में टू, तीसरे वाले में फॉर, ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके कमेंट योर आंसर्स। तो फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आऊं जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पेपर में। अब इस तरीके से पढ़ने के लिए ऑफिसर बनने का सपना तो होना ही चाहिए, लेकिन वो सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करने का जुनून भी होना चाहिए। इस तरह का अगर एटीट्यूड रहेगा कि नहीं मेरे गांव के पड़ोस में शर्मा जी का लड़का जो है आर्मी निकाल लिया या फिर बैंक में क्लर्क बन गया या फिर एसएससी में ऑफिसर बन गया तो हम भी बन जाएंगे, तो इसलिए सब नहीं बनते हैं। जिसके पास इतनी खोपड़ी है कि वो अपने खोपड़ी को घुमा सके इधर उधर, वो तो सिलेक्शन पाएगा। जिसके पास खोपड़ी नहीं है वो क्लियर मान ले कि उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। फॉर बताया था आना, चले सही बताया था पटेल आपने, बिल्कुल ठीक है। जो डाउट रहा करे ना वो डाउट बताया करिए, ये मत बताया कि थोड़ा डाउट रह गया, मुझे क्या पता क्या डाउट रह गया।
एक बार फिर से बता दिया जाए, चलिए आज देख लेते हैं, डाउट रह गया, एक बार फिर से पूरा बता देता हूं मैं। देखिए करना क्या है इसमें, देखिए पिछला पूरा याद वाद करके बैठा करिए। आप लोग मुझे मुंह उठा के चले आते हैं देखने के लिए, मुंह उठा के मत आया करिए, नोट्स खोल के देखा करिए। कल ही के क्लास में मैंने ये बताया था कि ये हमारे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अगर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को या तो हम ऐसे लिखें, ये जो समबडी होता है ये हुम का आंसर होता है, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि वर्ड का आंसर होता है उसको लिखने से पहले हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। लेकिन हमें अगर ऐसी जरूरत, तो अपनी जरूरत की पूरी बात है ये, अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही वर्ब का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके तुरंत बाद लिख दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमें उसके सुटेबल प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। अब सेंटेंस में हमें यह पहचानना पड़ेगा कि किस पैटर्न की रिक्वायरमेंट है, इस वाले पैटर्न की रिक्वायरमेंट है कि वो वाले पैटर्न की रिक्वायरमेंट है। तो पहले पहचानने भी तो आना चाहिए कि आखिर पैटर्न कौन सा यूज हुआ है। तो देखिए, वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। अब हमने देखा कि बगल में ये सब लिखा हुआ है समबडी समबडी समबडी, तो हम मान बैठे कि ये है, लेकिन ये बात तो हम भूल गए ना कि ये समथिंग वाला जो पार्ट है वो किधर चला गया। तो हम अपने से मान बैठेंगे, अच्छा सर जी ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं ना कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो बाद वाला भी तो जोड़ सकता है ना। बाद वाला कैसे जोड़ेगा, प्रेपोजिशन वाला क्यों जोड़ेगा उसको। वो मुद्दा कहने का ये है कि अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है तो जो एंटीसीडेंट आएगा उस एंटीसीडेंट का रिलेशन आगे आने वाले वर्ब से होगा। अगर वो फ्रेजल वर्ब नहीं है तो इसका रिलेशन इस वर्ब से होगा, इसका रिलेशन इस वर्ब से होगा। तो जब हमें पता है कि इसका रिलेशन इस वर्ब से है, यानी कि ये इसी का ऑब्जेक्ट है, स्टोरी टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चंस आस्क्ड का ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पैटर्न ये लिखा हुआ है जिसमें कि हमने समथिंग को इन वर्ब्स के बगल में न लिख करके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिख दिया। तो जब हमने ये पैटर्न फॉलो किया तो जिसका जो प्रीपोजिशन है वो लगा दिए। यही काम किया है मैंने, इस पर कुछ नया तो किया नहीं मैंने, ठीक है, नहीं लिया था, ओके कोई बात नहीं। देखिए उसको देखें आप लोग मिश्रा जी, चले ठीक है, अभी मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूं, नहीं भी अगर समझ में आया तो वो अभी आएगा भी नहीं। कल वाली वीडियो आप लोग सभी लोग देखिएगा या इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बिल्कुल इतना अच्छे से आएगा जैसे लगेगा कि गर्मा गर्म पराठे पे मक्खन एकदम सरक जाएगा, जैसे गर्म पराठे में मक्खन सरक जाता है, एकदम स्मूथ, हाउ सॉफ्ट, ये वाली फीलिंग आएगी। जैसे गुलाब की नाजुक पंखड़ियों के बिस्तर को बना के सोया, वैसी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, खोपड़ी तो यूज करनी पड़ेगी ना। सुपर सुपर, चलिए ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और लिखता हूं, उसको बताइए गलत तरीके से। दो एग्जाम्पल लिखूंगा, उसको बताइए क्या करना है, ठीक है ना। पहला, द मैन whom you helped is honest। ये रह गया, हो गया पहला। ये हो गया दूसरा, द मैन you helped is honest। तीसरा, the man who helped you is honest। एक और लिख लेता हूं, the man helped you is honest। ये चार एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं, इनको जल्दी से देखिए और बताइए। वैसे 9:15 स्पेशल 8:30 का मतलब मैं समझा नहीं, पटेल जी लिखना क्या चाहें आप। अच्छा आज स्पेशल है, ठीक है ना। ब्रजेश आपने आंसर किया, उनका थैंक यू कि आपने मेरी तरफ से आंसर कर दिया। जनरली क्लास 9:15 बजे रहती है, लेकिन 2 दिनों से, परसों कल चली थी 8 बजे, आज चली है 8:30 बजे। फिर से मंडे से जब मैं क्लास लूंगा तो अपने टाइम 9:15 बजे ही चलेगी। मंडे को 9:15 बजे से ही चलेगी। चलिए इसका आंसर करिए जरा, तो चारों में से कौन सा गलत है, समझो जरा क्या कर रहे हैं आप लोग। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनका आंसर करें।
एक काम करते हैं ना, और एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं। द वुमन who is working day and night, who is working day and night, NIGHT, ठीक है, ये रहा। एक और लिख लेते हैं, 6th वन, the 75-year-old man has decided to go there has fallen ill। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जरा इनका आंसर करें आप लोग। माई वे, मस्त रहिए, प्रणाम, खुश रहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए इनके आंसर जरा देखते हैं क्या करना है। हाँ, क्या लिखा? दूसरा रॉन्ग है, बहुत बढ़िया। अब सुनेंगे, अब आप लोग सिर्फ सुनेंगे, जितनी खोपड़ी यूज करना था कर लिया आप लोगों ने। अब मैं बोलूंगा, आप खोपड़ी इधर लगानी है। आप अगर पहले वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहां पे whom लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन, एंड नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ये अब आपका काम है कि अब आप ये समझें कि ये जो whom लिखा गया है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट शुड बी whom और who। सो दैट्स वेरी इजी। दिस एंटीसीडेंट, सॉरी, दिस रिलेटिव प्रोनाउन must have an antecedent, आ गया। Now this antecedent should be related to the verb. Now this antecedent must be either object or the subject for the given verb. अब इस verb का subject आ चुका है। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है तो तय है कि नाउ दिस एंटीसीडेंट विल नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन वर्ब। अब ये उसका सब्जेक्ट नहीं होगा, ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। यानी ये जो whom लिखा गया है, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। ये बात समझ में आ गई ना? ये जो यूज किया गया है, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। तो याद रखिएगा, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेंगे या तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन को आप किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी काउंटिंग, उसकी नंबरिंग, उसे गिनने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपने किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है तो उसको आप चाहें तो लगाएं और चाहें तो ना लगाएं, वो दोनों सेंटेंस सही होता है। और ऐसे ही सेंटेंसेस आपको न्यूज़पेपर के या किसी फेमस मैगजीन के एडिटोरियल का जो आर्टिकल, जो पार्ट आता है, जो आर्टिकल आता है, उसमें देखने को मिलता है। कई बार आप देखते होंगे कि वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिखा गया, कई जगह पढ़ा होगा आपने, बट द गिवन सेंटेंसेस आर एक्सेप्टेबल। व्हाई? वो वही वाले केसेस होते हैं जहां पर वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इन्हें लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के सेंटेंस में काउंटिंग की जरूरत नहीं होती है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए आप उनको लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। तो वो वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल दोनों का दोनों सही है, इन दोनों में कहीं से कोई एरर नहीं है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? कमेंट करके बताइए। ये जो बात मैंने बताई है, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। कमेंट योर आंसर्स। ये जो मैंने बताया, ये समझ में आया कि नहीं? दोनों सही था। द मैन यू हेल्प्ड इज ऑनेस्ट, एयरफोर्स एक्स। प्यारे, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जितना पढ़ाया गया है ना, सब आएगा, आ गया। अब आइए,
तो मैंने ये बताया कि इफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट, अब ये आपकी चॉइस है वेदर यू यूज इट और नॉट, डजेंट मैटर। आप इसे यूज करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ दिखता है, बिल्कुल दिखता है, सेकंड वाला ही दिखता है ज्यादातर केसेस में। अब बात आ गई यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सब सही है, सब सही है। यहां आइए, अब यहां पे आप देखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव केस ही होगा, बाकी आप चेक करते रहिएगा। क्या कैसे पता, क्योंकि आगे वर्ब आया है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो अब हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि कोई वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के तो आ सकता है, बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकता, तो यहां से हम इस हु को रिमूव नहीं कर सकते। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो तो ये कंपलसरी है कि उसको लगाना पड़ता है। तो ये वाला एग्जाम्पल तो सही निकल गया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसको आपने बोला सब्जेक्ट, इसको अगर आपने बोला वर्ब और इसको अगर बोला ऑब्जेक्ट, तो द मैन हेल्प्ड यू, यहां तक तो सेंटेंस सही निकल गया। लेकिन ये वाला जो वर्ब है और जो कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला सेंटेंस का पार्ट, सेंटेंस के पार्ट का सब्जेक्ट किधर गया, तो वो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। ये बात भी क्लियर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। लेट अस अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये क्या है आपका, द वुमन हु इज वर्किंग डे एंड नाइट। अब आप देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 5 जो दिया गया है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हमें पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉजेस बनाते हैं। तो जब वो रिलेटिव क्लॉजेस बनाते हैं तो सेंटेंस में उनका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यानी कि इसका जब इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये तो एडजेक्टिव है कि हु इज वर्किंग डे एंड नाइट, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये एडजेक्टिव बन गया, रिलेटिव क्लॉज जो होता है। अगर ये एडजेक्टिव बन गया तो ये वाले सब्जेक्ट का सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर्ब आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसके बाद कहीं आया ही नहीं है। जब वर्ब आया ही नहीं है तो इस सेंटेंस में से इसी रिलेटिव प्रोनाउन को काट दीजिए और इसकी जगह इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए और इसको इसका वर्ब बना दीजिए। तो द वुमन इज वर्किंग डे एंड नाइट। आगे आइए, द 75-year-old मैन, इसकी अगर बात करूं, द 75-year-old मैन हैज डिक्लेयर्ड टू गो देयर, तो वो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इसका वर्ब। और आप देखेंगे कि वही आदमी, एक और वर्ब आ गया। अब दो वर्ब आ गए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, एक ही दिया हुआ है। तो एक काम करिए, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन हु लिख लीजिए और इसको बना दीजिए रिलेटिव क्लॉज, जो कि इस वाले सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये काम फिट हो गया और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब इसको बना दीजिए। क्या ये एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आए? संजू, क्या आप वो हरियाणा वाली संजू हैं? अगर वो हैं तो बड़े दिनों के बाद दिखाई दी आप। ये क्लास जनरली चलती है संजू रात को 9:15 बजे, लेकिन आज चल रही है 8:30 बजे से, 8:30 बजे से आज चल रही है, मंडे से 9:15 पे चलेगी। आ गया? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। इतने देर से मैं आप लोगों को पकाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप लोग जो है एकदम बने हुए हैं। अच्छा है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं सुबह से सुबह, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पटेल, बाद में देख लीजिएगा आप। हाँ अच्छा, आप वही हैं, इतने दिनों बाद आपको ध्यान है कि क्लास चल रही है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आईपीएस की तैयारी कर रही हैं आप ना? कहां तक पहुंची वो तैयारी? आईपीएस बनिए और आइए इधर ही यूपी साइड में, इलाहाबाद जिले में अपनी पोस्टिंग करवाइए। चलें, ये काम तो हो गया। अब देखिए, इसका एक और टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो टाइप जो है आपको समझना है, अब बताना है गलत है, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा भैया, एम एकेडमी। अच्छा, एम एकेडमी बाई जिशान सर। तो जिशान भाई आप कभी चलिए, कहाँ चलूं मैं, आप आएंगे। जिशान, आई वॉज वेरी बिजी इन कंप्लीटिंग माई यूपीएससी सिलेबस, मेरा एग्जाम है 15 जून को। ओके, यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, सो डू इट, ऑल द बेस्ट। द मैन हु हेल्प्ड यू इज ऑन, हाँ आकाश सही है। तो
अच्छा ठीक है, आइए देखिए अब इसमें क्या करना है हमको। इसमें अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और करने जा रहा हूं। अब आपको वो एग्जाम्पल का आंसर करना है कि वो गलत है कि सही है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इसमें। एक लिखा मैंने, द वे, एग्जाम्पल आपका क्या होगा ये, द वे ही हैज chosen, the way he has chosen is a bed of thorns. The way he has chosen is a bed of thorns. अब ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल को आपको आंसर करना है। ठीक है, तब तक मैं एक और एग्जाम्पल बनाता हूं इस पे, आपको उसको आंसर करना है। क्या बनाए इस पे, द वे ही टॉक्स इज वेरी अट्रैक्टिव। द वे ही टॉक्स इज वेरी अट्रैक्टिव, ये रहा। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं इसको, उसको भी देख लेते हैं। द मैनर he walks is very funny। अब ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को आप पढ़िए और बताइए क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इसमें क्या करना है। सर मुझे याद रखने के लिए चाहिए आपका ये इंग्लिश के लिए तो आपकी ज़रूरत होनी ही है, यूपीएससी में कंपलसरी है। तो अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ संजू। अभी मैंने जो है कि ये पीसीएस जे के लिए जो एसे राइटिंग वगैरह की आवश्यकता पड़ती है उसमें ना, तो उसके लिए कुछ बच्चे मुझे मिले हैं, तो मैं उनको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो भी हो जाएगा, उसकी भी दिक्कत नहीं है। पहले आप अपना निकालिए जो निकालना है एग्ज़ाम प्री वगैरह। लव यू जिशान, ये क्या लिखा, क्या लिखा है ये? सर लाइन मार रहे हैं, किसको लाइन मार रहा हूं? आपको लाइन मारूंगा मैं। हाँ चलिए बताइए इसको। ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं, इसको जरा बताएं कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अच्छा, इसमें आकांक्षा कहती हैं पहला और दूसरा सही है, अर्चना कहती हैं दूसरा तीसरा रॉन्ग है। चलिए ठीक है, पहला करेक्ट है, दूसरा और चौथा, 3 ही लिखा है प्यारे। आइए मैं आप समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। अभी इसमें है क्या कि ये जो द वे लिखा गया है, इसके बाद ये ही लिखा गया है, ये हैज चोजन लिखा गया है। तो अभी इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि ये जो इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये है कि द वे इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब उसका जो तरीका है, वो तरीका जो है एक मतलब बहुत ही फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लाइफ में अगर वो इसको करेगा। तो समझ में आई बात? अब हम इसको देखते हैं आगे क्या करना है इसको। अब इसमें क्या करना है, हमें यह चेक करना है कि क्या ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो आंसर है हाँ, वो इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या बोला गया कि ही हैज चोजन अ वे, तो यानी कि अभी ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यानी कि यहां से उस होम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको नहीं लगाया गया। तो आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही रहे। अच्छा ये होम लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, तो विच रहेगा यहाँ पे, द वे विच ही हैज चोजन इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। आई बात समझ में? क्योंकि इसको रिलेट करने के लिए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चूंकि चोज जो है चूज, जिसका सेकंड फॉर्म चोज होता है, चूज, ये बना फर्स्ट फॉर्म, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो ही सकता है। और क्या लिखा आप लोगों ने 15 जून को? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, मैं तो चाहूंगा ही कि हो जाए, जल्दी सिलेक्शन हो आप लोगों का, और क्या चाहिए। हाँ अब हम आते हैं इसमें। अब हमें क्या लगा कि ही टॉक्स जो लिखा गया है, ये तो वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया,
यहाँ वाला चोजन क्या था, ट्रांसिटिव वर्ब था, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो ही सकता है। यहाँ वाला जो वे है ये सब्जेक्ट है, द वे इज, यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा है वो कुछ ऐसा है, द वे इज वेरी फनी। बिल्कुल वैसे ये जो लिखा गया आपका द मैनर, अब ये लिखा गया ही वॉक्स, तो द मैनर इज वेरी फनी। अच्छा, उधर अट्रैक्टिव है, नीचे फनी है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये टॉक भी ट्रांसिटिव वर्ब है, तो आंसर आया कि नहीं, ये तो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या ये वॉक एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो आंसर आया नहीं यार, ये तो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है तो एक बात तो तय है कि अब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, अब ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अब हमने जो यहाँ पे विच है, अब वो तो लगाएंगे ही, वो जो विच है वो हम यहाँ लगाएंगे, ये विच भी हम यहाँ लगाएंगे। लेकिन देखिए मुद्दा पता है क्या फंस गया यहाँ पे, कि ये जो, चूंकि यहाँ पे तो ये ट्रांसिटिव वर्ब था इसलिए हमने इसको इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन अब यहाँ की बात फंस ये गई है कि हमको रिलेट तो करना है ये रिलेटिव प्रोनाउन से ही उस नाउन को इस वाले वर्ब से, लेकिन वो वे और ये माइनर इस विच के थ्रू इससे रिलेट नहीं हो सकता। इससे वो रिलेट इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो जब ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है तो अब उसको इससे जोड़ने के लिए एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम जब इसे पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में क्या आ रहा है, कोई एक तरीका है, वो तरीका जिस तरीके से वो बात करता है यानी कि वो मैनर, तो वो मैनर बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन। तो इन विच यहाँ लगाना पड़ेगा, वही प्रेपोजिशन यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी ये बनेगा ऐसे, द वे इन विच ही टॉक्स इज वेरी फनी एंड द मैनर इन विच ही टॉक्स इज वेरी, सॉरी यहाँ अट्रैक्टिव है यहाँ फनी है। ये समझ में आया यहाँ पे इन क्यों लगाया गया, इन विच बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को जो मैंने बताया, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बता दें, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ये पहला वाला तो सही था। आ गया। एक एग्जांपल और लिखता हूं, फोर्थ वन, द मैथड ही एक्सप्लेन्स द टॉपिक कांट बी कॉपीड। द मैथड ही एक्सप्लेन्स द टॉपिक कांट बी कॉपीड, इसको बताइए क्या करना है। हाँ चलिए, बीच में ज्वाइन किया है तो समझ में भी नहीं आएगा अभी आपको, नेक्स्ट टाइम में समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करिएगा तब, जो भी नई क्लास रहेगी मंडे को 9:15 बजे। चलिए इसे देखिए, द मैथड ही एक्सप्लेन्स द टॉपिक कांट बी कॉपीड, जल्दी से बताएं ये गलत है कि सही। The method he explains the topic can't be copied. बिल्कुल सही बात, सही पकड़ा अर्चना ने। He explains the topic, तो ये बन गया आपका verb, ये बन गया आपका topic object, explains द टॉपिक कांट बी। अच्छा ठीक है, तो अब इस एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये बन गया, यानी कि ये जो है अब ये उसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता एक्सप्लेन वर्ब का, चूंकि इसको यहाँ पे हमें जोड़ना तो है ही, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज करना ही पड़ेगा। चूंकि हम यहाँ मेथड की बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो मेथड कैन नॉट बी कॉपीड, तो वही इन यहाँ भी लगा दिया। आया आया कि नहीं? चले ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको बताइए। नेक्स्ट वन तो आ गया, ये लास्ट वन हो गया एक्चुअली, ये जो नेक्स्ट वन आपके लिए है संजू, ये लास्ट वन हो गया। चले बताएं जल्दी से, ये समझ में आया कि नहीं जितनी बातें मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को? आ गया ना? अच्छा लगा पढ़ करके? आ गया। ठीक है, तो बस आज हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो थोड़े टफ थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब बहुत टफ नहीं थे लेकिन कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा थे इसमें आज।
अगर इसे पढ़ा जाए, जो रिलेटिव प्रोनाउन अभी हु एंड हुम वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो कम से 2-2.5 घंटे और पढ़ेंगे तब, क्योंकि इसी में अभी आगे आपको क्या जानने को मिलेगा पता है, जो व्हेन एवर है, हु एवर है, व्हाट एवर है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके फंक्शंस बचे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस बचे हुए हैं, वो फंक्शंस आपके मतलब अच्छे वाले फंक्शंस बचे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, लल्लू वाले कॉन्सेप्ट नहीं। जो कि बट वाला, बट जो है, बट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो तो आज तो रही गया, आज बताने का कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक पे मैराथन लीजिएगा, चलिए ठीक है। तो अभी आज रहने देते हैं, और इतना काफ़ी है। कभी मूड बना तो जो बचा हुआ है कभी किसी दिन उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे और बढ़िया रहेगा। तो इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट रहेंगे, अच्छा बट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि जो मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जिनमें कि मैं प्रैक्टिस पेपर जो कराता हूँ सॉल्व, उसमें मैंने बट का उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वो करना इसी के साथ था, कर देंगे कभी, आधे घंटे लगेगा करने में। तो बस करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। सभी लोगों को बाय बाय, संडे एंजॉय करिएगा। मंडे को फिर मिलेंगे 9:15 बजे, वैसे ही जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग करते थे वैसे ही किया जाएगा उसमें, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।